हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का? बढ़िया है ना? चलिए, हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 12th क्लास का एक चैप्टर है वेक्टर, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो वेक्टर चैप्टर है, ये फिजिक्स वाले जो वेक्टर के बेसिक्स होते हैं उससे एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस रखता है, हल्का सा डिफरेंस रखता है। कुछ वो अंडर रूट वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बस ये वाला फॉर्मूला सब छोड़ करके बाकी सब कुछ लगभग सिमिलर रहने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा वेक्टर के बारे में, है ना? वेक्टर चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बताइए, हमको इसमें बात करना होता है पहले फिजिकल क्वांटिटी पर। इसके बारे में हम लोग बात ज्यादा करेंगे नहीं। आपको मालूम है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आपको मालूम है ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इसमें स्केलर और दूसरा होता है इसमें वेक्टर। स्केलर क्या चीज था? स्केलर था कि वैसा कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाई नहीं करना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग स्केलर क्वांटिटी। क्या क्या उदाहरण होते हैं इसके? जैसे आपके पास हो गया मास, है ना, डेंसिटी, टेम्परेचर, है ना, ये सब चीज हम लोग फिजिक्स में जानते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक पता है हमको। फिलहाल इस मैथमेटिक्स में स्केलर का मतलब होने वाला होगा हमारे लिए सिंपल एक रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग कोई मास की बात नहीं करेंगे, डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, कोई यूनिट उसका नहीं होगा। तो हम लोग जब भी स्केलर निकले आएगा आपके सामने मैथमेटिक्स में, तो आपको सिंपली समझना है वो एक रियल नंबर होगा। ओके, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं वेक्टर से। वेक्टर क्या चीज है? कह रहा है क्या चीज कि वैसा कोई भी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आप कह सकते हैं कि एनी क्वांटिटी है ना, दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड है ना, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ओके, इज कॉल्ड वेक्टर्स। ओके, ये हम लोग बेसिक बातें जानते हैं वेक्टर्स के बारे में। चलिए, तो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल्स हो सकता है जैसे डिस्प्लेसमेंट, ओके, और यू कैन से टॉर्क, फोर्स, ये सब चीजें। मैथ्स के अंदर में जब वेक्टर की बातें होंगी तो याद रखिएगा इसमें कोई भी इस तरह का क्वांटिटी सामने नहीं आएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, उसका यूनिट होता होगा मीटर, टॉर्क का यूनिट होता होगा न्यूटन मीटर, इस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। ऐसे कोई यूनिट वाले चीजें के बारे में बातें नहीं होंगी। ठीक है, सारे जो भी आपको मिलेंगे, जो वेक्टर्स मिलेंगे, वो सारे यूनिटलेस के लगभग मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स में अंदर में। चलिए, तो इसके बाद है, वेक्टर के बाद आपको मालूम चल गया कि वेक्टर को वैसा कोई भी चीज होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मेंशन करना होगा। ओके, ये कहलाता है हमारा वेक्टर। चलिए, इसमें नेक्स्ट थिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए, सो रिप्रेजेंटेशन के बारे में कह रहा है कि किसी भी वेक्टर को हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है इसके बारे में कि एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्रेम चेक करते रहिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। अब सवाल उठता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। कि देखिए सबसे पहला बात, लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि एक लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको लाइन सेगमेंट का, जिसका लेंथ हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, ज्यादा खा लिया है ना, कोई बात नहीं, इसका मुंह पोंछ दिया, साफ हो गया। सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि वैसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन भी हो। आप इस पे एरो दिखा दो, तो ये चीज कहलाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो कह रहा है कि एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझ में आपको, है ना। such that the length of line segment, length of what, line, yes, segment, मतलब इसका लेंथ, लाइन सेगमेंट का लेंथ represents the magnitude of vector, magnitude of vector and direction of arrow represents the डायरेक्शन। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बड़ा छोटा का है ना, थोड़ा सा हम इस पर कम ध्यान देते हैं, ये मेरी कमजोरी है। रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ओके। अच्छा, मतलब बात समझ में आ गया कि वेक्टर को हमेशा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये लाइन सेगमेंट अभी डायरेक्टेड नहीं है, अब ये भैया डायरेक्टेड हो गया, करेक्ट और नॉट। अच्छा, तो कह रहा है क्या चीज कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो लेंथ होगा ना, लाइन सेगमेंट का, वो लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो कहीं छोटा लाइन सेगमेंट होगा, एक बड़ा लाइन सेगमेंट होगा, तो आप कहोगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है एज कंपेयर टू ये वेक्टर, ओके। मतलब लेंथ देख के हम लोग मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे, राइट। तो कहता है लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। समझ में आया बात, किसका, लाइन सेगमेंट का। और ये जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आया। इसमें ये वाला हिस्सा जहां से वेक्टर चालू हुआ है, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें ये वाला हिस्सा कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है, टेल ऑफ वेक्टर। नीचे भी फ्रेम चेक कीजिएगा, ओके। टेल ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर का पिछवाड़ा, है ना, ओके। और ये बी जहां पर हेड एरो पॉइंट कर रहा है, ये कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर, ओके। ये क्या कहलाता है, टेल ऑफ वेक्टर, और ये क्या कहलाता है, हेड ऑफ वेक्टर, वो वाला। हेड ऑफ वेक्टर को हम लोग टर्मिनल भी बोल सकते हैं, समझ में ना। दिस इज टेल ऑफ वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। दिस इज हेड ऑफ द वेक्टर या फिर टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां वेक्टर समाप्त हो रहा है। आया समझ में। तो देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट किया, सॉरी लेंथ किसको रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड को। एरो का डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। ये पीछे वाला हिस्सा जहां से वेक्टर शुरू हुआ है वो कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर, जहां तक गया उसको कहते हैं हम लोग हेड ऑफ वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये जो वेक्टर बना, इस वेक्टर को लिखने का तरीका होगा, ऐसे लिखेंगे ए बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को तो ऐसे ही लिखा जाएगा ए बी। बट ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसलिए इसके ऊपर में एक ऐसे मार्क लगा रखते हैं हम लोग। बुक वगैरह में देखिएगा तो लिखा जाएगा ए बी। इसको पढ़ते हैं हम लोग, रीड एज वेक्टर ए बी। कैसे रीड करते हैं इसको, वेक्टर ए बी। कभी कभी बुक में आपको ए बी के ऊपर सिंपल एक लाइन भी खींचा हुआ मिल जाए, फिर भी समझ जाइएगा वो क्या है,
एक वेक्टर। अंडरस्टैंडिंग? लिखते कैसे हैं? ए बी लिख देंगे, जहां ए क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का, और बी क्या होगा, हमेशा टर्मिनल पॉइंट होगा। करेक्ट और नॉट? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यहां पर शुरुआत हमेशा कहां करना है, जहां वेक्टर शुरुआत हुआ उसको पहले लिखना है, जहां वेक्टर खत्म हुआ उसको लास्ट में लिखना है। इस तरह से हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं कॉपी के अंदर में, राइट है? अच्छा, इसके जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है, ऐसा लिखते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो साइन है ये मॉडुलस साइन है, आप बचपन में जानते होंगे मॉडुलस साइन का मीनिंग क्या होता है, या फिर आप बेसिक फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेक्टर के किनारे मॉड लग गया मतलब क्या, वेक्टर का हम ना मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। बात सही है? तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, दोनों साइड में ऐसे डंडा नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या चीज है, ये वेक्टर है। और जब ए बी वेक्टर के बगल में दो डंडा लगा दिए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं है? या फिर इसके बदले में सिंपली ए बी भी लिखा हुआ होगा ना, फिर भी इसका मतलब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। ठीक है? तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लिख देना है, ऊपर में एरो या फिर लाइन खींच देना है। और मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर के बगल में दो डंडा खींच देना है, या फिर उसका वेक्टर को ही हटा देना है। तो क्या बन जाएगा, इसे डायरेक्शन हटा दी तो क्या बन गई, मैग्नीट्यूड ही बन गया, राइट है? तो ये है हमारा कहानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। इसमें आप एग्जाम्पल भी इसके लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे एक देते हैं एग्जाम्पल कि एक वेक्टर है ए बी, ठीक है? वेक्टर का नाम है, वेक्टर का वैल्यू है 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, देखने से तो वेक्टर लग रहा है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जब भी ऐसा लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर लिख दिया, ऊपर लाइन खींच दिया, दो डंडा खींच दिया, इसका मतलब ये हमसे क्या जानना चाहता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना चाहता है। समझ में आ गया नहीं आया? तो हम लोग क्या बताएंगे, ये डायरेक्शन को छोड़िए, ये रहा मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 किलोमीटर। या फिर इसके बदले में ऐसा ही पूछ सकता था, सिंपली ए बी पूछ लेता था, मतलब क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। समझ में आया कि नहीं? उसमें से वेक्टर का डायरेक्शन भी पूछेगा तो यूनिट वेक्टर जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक एग्जांपल है सिंपल, कहता है कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक वेक्टर दे रखा है ओ ए वेक्टर, ओके, कह रहा है इसके बारे में 40 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किधर है, तो कहता है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, पहले हमको सीखना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, इन चीज़ों को पहले हम इसके बारे में सीखेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए, तो देखिए एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं पढ़ने का, क्या है, इंग्लिश को गोली मारिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या है। कहता है साउथ ऑफ वेस्ट, इसको पढ़ते हैं साउथ से वेस्ट की तरफ। यस, दिमाग में बैठा लीजिए, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, साउथ से वेस्ट की ओर। कितना, तो 30 डिग्री। समझ में आया? साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या, साउथ से वेस्ट की तरफ, राइट। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको दिखाएं ईस्ट, इधर लिखते हैं क्या चीज़, वेस्ट, इधर लिखते हैं हम लोग नॉर्थ, इधर लिखते हैं हम लोग साउथ, है ना? हाँ, उल्टा, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन को मेंशन किया है। देखिए इसमें, अच्छा इसमें आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि नॉर्थ ऊपर है हवा में, ऐसे साउथ नीचे है, ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब कह रहा है क्या चीज, साउथ से वेस्ट की तरफ, तो साउथ इधर होता है और वेस्ट की तरफ जाना है, मतलब इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। अच्छा, साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ पर कांटा रहेगा घड़ी का और वेस्ट की तरफ घूम जाएगा। अच्छा, इधर, समझ में आ गया सर, मतलब ये वेक्टर जो है वो साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब इधर होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये मान लो ओ पॉइंट है, तो रिप्रेजेंट किया जाएगा वेक्टर को यहाँ से उधर की तरफ। ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये आपका ओ पॉइंट हुआ। इसका जो लंबाई होगा डेफिनेटली 40 किलोमीटर होगा। हाँ, 40 किलोमीटर दर्जा नहीं सकते हैं, बट आप एक, हाँ आप समझ रहे हैं, स्केलिंग ले सकते हैं, 40 किलोमीटर। अब बताइए ये साउथ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री घुमा है, तो यहां से कर दो 30 डिग्री घुमा है। ठीक है,
तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए इसमें दूसरा पॉइंट कहे आपको भैया वेक्टर ओ बी है, कहता ये बात 30 किलोमीटर बुझल बबुआ एंड 45 डिग्री क्या कहता नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे टीएच कहाँ चला गया, टीएच साइलेंट हो गया ओके चलिए, नहीं टीएच तो साइलेंट मत कीजिए वरना आप लोग वायलेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, उल्टा पढ़ेंगे, वेस्ट से नॉर्थ की ओर कितना, तो 45 डिग्री। तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर जाते, ये वेस्ट है, घड़ी का कांटा आपका उधर है, से नॉर्थ की तरफ जाना है तो आप इधर घूमिएगा कि इधर घूमिएगा, डेफिनेटली आप ऊपर घूमिएगा, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। अच्छा कितना घूमना है सर, तो 45 डिग्री। अच्छा वेक्टर जो होगा यहां से ऐसे घूम के इधर पॉइंट करेगा, यानी कह सकते हैं जो आपका ओबी वेक्टर होने वाला है वो उधर होने वाला है। तो कितना डिग्री घूमेगा, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ घूम गया। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से नॉर्थ की ओर, उल्टा पढ़ा जाता है हमेशा, याद रखिए। ओके कितना घूमना है, 45 डिग्री। इस ये आपको पॉइंट क्या कहलाएगा, बी पॉइंट, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, यस और नो, गुड। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ पढ़ना है आपको। चलिए मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक ओसी वेक्टर है भैया, कह रहा है 20 किलोमीटर है ना, और कहता है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री ईस्ट मतलब 60 डिग्री पूरब की ओर, कहां से, तो नॉर्थ से। ऐसे भी पढ़ा जाता है, क्या कर रही है, 20 किलोमीटर जाना है ना, और कह रहा है क्या 60 डिग्री ईस्ट जाना है, मतलब ईस्ट की ओर 60 डिग्री घूम जाना है, किधर से, तो नॉर्थ से। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और उल्टा पढ़ेंगे तब ऐसे पढ़ेंगे, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री, और सीधा पढ़ेंगे तो कैसे, 60 डिग्री ईस्ट की ओर जाना है, कहां से, तो नॉर्थ से। समझ में आया, गुड। तो बताइए नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर तो ऐसे आएंगे, और कितना आना है, तो 60 डिग्री आना है, तो वेक्टर कैसा होगा, अरे ओ तू हट जाए यहां से, इधर की ओर। अब देख रहे हैं सबका लंबाई हम छोटा करते जा रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, तो इसका लंबाई कितना होगा, 20 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप, और ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये 60 होगा कि ये 60 होगा, सोचो, कह रहा है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, तो अच्छा नॉर्थ से, ओहो हो समझ गया, तो ये 60 डिग्री होने वाला है। योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। इसमें सबसे पहला वेक्टर होने वाला आपके लिए इक्वल वेक्टर, इक्वल वर्ड वेक्टर। चलिए इक्वल वेक्टर क्या कह रहा है कि वैसे कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन में, है ना, कि वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये क्या कहलाता है, हमेशा इक्वल वेक्टर कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ एक वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ एक वेक्टर है बी वेक्टर। आप देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर का एकदम लंबाई सेम है, तो लंबाई सेम बोलने का मतलब क्या होता है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ और इनका दोनों पैरेलल है तो डायरेक्शन भी सेम हुआ। देखिए ध्यान से, ये वेक्टर्स क्या है, ये वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन, ओके, और सेम लंबाई क्या है, इसका लंबाई क्या है, बराबर, ओके। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी ऐसा हो कि दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम लोग कहते हैं कि भैया वेक्टर ए जो है वो बराबर है वेक्टर बी के। समझ में आया आपको, एकदम साधारण। चलिए दूसरा है हमारे पास अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट इज अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट वेक्टर कह रहा है कि वैसे कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो बट डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट हो। ओके, एक वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर से ठीक उल्टा हो, मतलब दोनों के बीच 180 का एंगल हो। अभी एंगल में बात करते हैं हम लोग। तो वैसे दो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपोजिट वेक्टर कहते हैं। क्या कह रहा है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। ओके, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल अपोजिट। ठीक, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इधर देखिए, एक वेक्टर इधर की ओर और एक वेक्टर बना रहे हैं, एकदम सेम लंबाई का है बट दिशा इसका ठीक इसके उल्टा है। मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं फिलहाल, ऐसे दो वेक्टर को लिखते हैं हम लोग, ये हैं, ऐसे दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाते हैं एंटी पैरेलल। ऐसे लाइन सेगमेंट क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल लाइन डायरेक्ट लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। क्योंकि ये एंटी पैरेलल ज्योमेट्री में कभी भी नहीं आता है। वेक्टर जब कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, जब डायरेक्शन की बातें होंगी, तो एंटी पैरेलल वाला कंसेप्ट सामने आता है। और मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम लोग कहते हैं ये दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट है। अब अपोजिट वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप कभी भी ए वेक्टर को बी वेक्टर के बराबर तो नहीं लिख पाएंगे। बराबर लिख पाएंगे क्या, यहाँ पे इक्वल साइन दे पाएंगे क्या, नहीं, कभी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर सिर्फ डायरेक्शन को बराबर कर दिया जाए जबरदस्ती तो ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाने लगेंगे, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि बी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर आप अपोजिट कर दो, माइनस लगा दो, मतलब डायरेक्शन उसका पलट जाएगा। ओके, तब ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर कहलाएंगे। तो देखो अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है, कह रहा है का चीज कि भैया बी के डायरेक्शन को पलटने पर ए के बराबर वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों अपोजिट वेक्टर होगा। यानी कि जब भी हमको अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो दूसरे वेक्टर में माइनस लगा के, इक्वल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में, ये क्या कर रहा है, ये डब्बा क्या बताना चाह रहा है, ये कुछ मन में बुदबुदा रहा है अपने, आप सुनने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो भैया B के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया गया तो ये बराबर हो गया A के, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर रहा होगा, डायरेक्शन उल्टा रहा होगा, तभी तो उसको पलटने पर वो सीधा हो गया होगा, दोनों इक्वल हो गए होंगे। राइट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है इसमें कहता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या चीज, कि वैसे कोई भी दो वेक्टर जिनका आप कह सकते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो। अब आप सोचिएगा लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है। लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर जिस इमेजिनरी लाइन के अलोंग है, ओके, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ, फोकस चेक करिएगा, ऑफ सपोर्ट। समझ में आ रहा है, लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर जिस लाइन के अलोंग होता है ना, उस लाइनों का, उस इमेजिनरी लाइनों का कहता है लाइन ऑफ सपोर्ट। तो कह रहा है वैसे कोई भी दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए यहां एक वेक्टर है, यहां एक वेक्टर है, तो देखिए इसका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट ये रहा, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट ये रहा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर का मुंह इधर है, दूसरे वेक्टर का मुंह इधर है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, ये भी क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, है ना। मतलब क्या हो, हम हिंदी में लिख रहे हैं वैसे वेक्टर्स, है ना, जिनका क्या हो, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, बोलिए बोलिए, पैरेलल हो, क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अब ये पैरेलल वेक्टर दो तरह का होता है। इसमें सबसे पहला आता है लाइक वेक्टर्स, क्या आता है, लाइक वेक्टर, और दूसरा होता है इसमें अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। पहला है इसमें लाइक वेक्टर। अच्छा, इसी पैरेलल वेक्टर को ही हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, कोलिनियर
वेक्टर्स, याद रखिएगा हमेशा। कोलिनियर बोले तब या पैरेलल बोले तब दोनों का डेफिनेशन सेम होने वाला है। कोलिनियर जब चेक करना है वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं तो क्या करेंगे, देखेंगे उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है आपस में। अगर सपोर्ट पैरेलल है तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल वेक्टर है। कोलिनियर का थोड़ा सा मीनिंग आपको अटपटा लगता होगा क्योंकि ये सारे फ्री वेक्टर हैं इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। अगर वेक्टर फ्री नहीं हुआ तो हम ऐसा नहीं कह पाते हैं, उसी बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक बार क्लासिफाई करने दीजिए। मैं कह रहा है लाइक वेक्टर, कह रहा है वैसे वेक्टर्स ओके जिनका डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता भी होगा नहीं भी होता होगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वेक्टर को चेक करेंगे, डायरेक्शन सेम मिला, कह देंगे वो क्या है, लाइक वेक्टर है। देखिए ध्यान से, ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन सेम है मतलब क्या कहलाएंगे, लाइक। क्या होगा, आप लिख सकते हैं वैसे वेक्टर्स, है ना, क्या हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, बस वो क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर। और अनलाइक वेक्टर क्या होगा, आप लिख सकते हैं क्या चीज, फिर से वैसे ही, वैसे वेक्टर्स, है ना, जिनका क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, वो क्या कहलाता है, अनलाइक वेक्टर कहलाता है। ठीक, चलिए, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा सर एक बात बताओ, इक्वल वेक्टर भी तो आपस में पैरेलल वेक्टर होते होंगे। हम कहें हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या अगर कोई दो पैरेलल वेक्टर दिया तो क्या वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, नहीं, इसका गारंटी नहीं है। आप देख सकते हैं इक्वल वेक्टर है मतलब डायरेक्शन तो सेम होना ही है, और डायरेक्शन सेम हो गया तो क्या होगा, लाइक की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन क्या सब लाइक वेक्टर इक्वल हो पाएगा, देखो तो लाइक वेक्टर क्या हो सकता है, लाइक वेक्टर हो सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, और एक लाइक वेक्टर हो सकता है कि एक छोटा वेक्टर हो एक बड़ा वेक्टर हो। तो देखिए ये भी सेट ऑफ लाइक वेक्टर्स हैं, ये भी सेट ऑफ लाइक वेक्टर है, राइट, बट ये इक्वल है और इक्वल नहीं है। तो एक लाइक वेक्टर इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, लाइक वेक्टर होते हैं। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, है ना, क्या चीज, कि ऑल व्हाट, बोलिए बोलिए, इक्वल वेक्टर्स आर क्या, बोलिए बोलिए, लाइक वेक्टर्स, बट ऑल लाइक वेक्टर्स आर क्या बबुआ, नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। नेसेसरी का स्पेलिंग ठीक है, नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। आया समझ में, उसी तरह से यहां भी आप बताइए जरा, अनलाइक वेक्टर क्या है, देखिए ध्यान से, डायरेक्शन अपोजिट हो, फिर से वही कहानी होगा कि तब तो सारे अपोजिट वेक्टर अनलाइक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट वेक्टर के डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं ये बात क्या, कि ऑल, है ना, क्या चीज, बोलिए बोलिए, अपोजिट वेक्टर्स आर क्या, अनलाइक वेक्टर्स, बट ऑल unlike vectors not necessary to be what, opposite। क्यों 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 क्यों, ओ डबल पी ओ इटाई ओप्पो, है ना, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसा हो एक वेक्टर ऐसा हो, ये भी अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अच्छा, और एक वेक्टर ऐसा हो एक वेक्टर ऐसा हो, ये भी अनलाइक है। देखिए ध्यान से, ये अनलाइक भी और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो डेफिनेटली ये अपोजिट कहलाएगा, लेकिन ये अपोजिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। यानी कि एक अनलाइक वेक्टर अपोजिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भैया कोई गारंटी नहीं है कि अपोजिट वेक्टर अनलाइक हो जाए, बट ये गारंटी है कि सभी अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं।
अंडरस्टैंडिंग होना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम अगला टाइप लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला है आपके पास, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के अंदर ये भी पार्ट किए थे। चलो चौथा है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, और कोप्लेनर से पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स। देखिए बहुत आसान है, एकदम छोटा छोटा टाइप है, फटाफट कर लेंगे। कह रहा है को इनिशियल मतलब क्या, नाम से स्पष्ट है, को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, टेल ऑफ द वेक्टर वो क्या हो, कॉमन हो। ओके, देखिए ध्यान से, मान लें हम वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ से एक वेक्टर आउटवर्ड है, यहाँ से एक दूसरा आउटवर्ड है, यहाँ का एक तीसरा आउटवर्ड है, यहाँ से एक चौथा आउटवर्ड है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो आप देखो, अगर ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा, ओ ए वेक्टर। क्या नाम होगा इसका, ओ ए वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, ओ बी वेक्टर, इसका नाम ओ सी वेक्टर, इसका नाम ओ डी वेक्टर। देखिए इसका सब का इनिशियल पॉइंट ओ मतलब कॉमन है, एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। हम आपको डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं, आप खुद से लिखते रहिए, इनिशियल व्हाट वेक्टर। अच्छा, इसी में कहें कि एक ऐसा वेक्टर जिसके टर्मिनल पॉइंट्स एक जगह पर जाके मिलते हो, दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्मिनल पॉइंट, यहाँ एरो मत बनाइए, बीच में बनाइए। वैसे आप स्वतंत्र हैं, एरो आप टॉप पे भी बना सकते हैं, यहाँ भी एरो बना सकते हैं, वो भी वेक्टर है, कोई उससे परेशानी नहीं है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए पॉइंट है ओ, ए बी सी और डी। चलिए, तो इस वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, ये वाला वेक्टर कौन सा है, इसको कभी ऐसे मत लिखिएगा ओ ए वेक्टर ना, गलत हो जाएगा। इसका नाम होगा ए से ओ की तरफ है, इसका नाम होगा ए ओ, ए से ओ की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया, ओ ए वेक्टर। अच्छा, ऐसे एरो तो भी दे सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, बी से ओ की तरफ है, अच्छा, तो इसका नाम होगा बी ओ वेक्टर, बी से ओ की तरफ। इसका सी से ओ की तरफ, इसका नाम होगा सी ओ वेक्टर। आप नाम लिखना सीख रहे हैं ना, गुड। और ये क्या होगा, डी से ओ की तरफ मतलब डी ओ वेक्टर, है ना। ये सारे क्या कहलाएंगे, देखो इनका सबका टर्मिनल पॉइंट ओ ओ ओ, ये लास्ट वाला क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट, सबका सेम है, एक ही जगह पर आके मिल रहा है। ऐसे वेक्टर को क्या कहें हम लोग, को टर्मिनस वेक्टर। समझ में आपको, आप डिफिनेशन खुद से लिखते रहिएगा। चलिए, इसके बाद है हमारा टाइप, पांचवा टाइप लगा लो आप, को प्लेनर। प्लेनर का स्पेलिंग PLANN NAR, बस डबल एन नहीं भैया, एक ही एन होगा। को प्लेनर, किताब वाले कहते हैं भैया आप एक ही एन लिखो, है ना। चलो, को प्लेनर वेक्टर क्या है, वेक्टर्स कहता है वैसे कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते होंगे, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, राइट है। चलिए देखिए, कोप्लेनर वेक्टर का उदाहरण क्या हो सकता है, मान लीजिए लेट मी हैव अनदर मार्कर, मान लीजिए आपके पास ये तीन मार्कर हैं। आप देखो ध्यान से, ये तीन मार्कर को हमने ऐसे पकड़ा, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, ठीक है। रोकिए उसको, रोकिए उसको। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, इस तरह तीनों वेक्टर को देख लीजिए। यहाँ से देखने में लगेगा, अगर हम अलाइन कर पा रहे हैं आपको, तो देखने में लग रहा है कि ये तीनों पूरा एकदम इसी समतल में, एक ही प्लेन में है। ऐसे देखिएगा, पता नहीं आप छुपा पा रहे हैं कि नहीं, तीनों एकदम एक के पीछे एक छुप जाएगा, एक ही प्लेन में। ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं क्या, को प्लेनर वेक्टर। अगर देखिए इसमें से एक वेक्टर को हम बाहर निकाल दें, मतलब ये बगल से निकल के ऐसे झांक रहा है, ऐसे करके मान लीजिए कि तीन आदमी बाइक पे घूम रहा है, बीच वाला ना बगल से निकल के ऐसे मुंडी निकाले झांक रहा है ना। तो देखो ध्यान से, ये दोनों, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के प्लेन से क्या हो गया, बाहर चला गया, ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे। समझ में आ गया कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। तो वैसे कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, है ना। हिंदी में लिखो डेफिनेशन, अंग्रेजी में तो आप लिख ही लोगे। वैसे वेक्टर्स जो
एक ही प्लेन में, प्लेन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्लेन में लाई करते हैं। ये लाई मतलब झूठ बोलना होता है। चलिए ओके, प्लेन में लाई करते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं? को प्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कैसे दीजिएगा? एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम एक प्लेन बना रहे हैं, प्लेन नहीं हुआ क्या भैया? अरे सर ये कौन सा प्लेन बनाते रहते हैं आप? अरे हम प्लेन बना रहे हैं ना, आप देखिए तो सही एक बार, ये देखिए, ठीक है। अब इस प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये सारे जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये सब वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई प्लेन से ऊपर उठा हुआ नहीं है, सब इसी प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर हैं। ये वेक्टर सब कहलाएंगे क्या चीज़? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर मान लो आप कोई दो वेक्टर लेते हो, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक मार्कर रखने दो मुझे, दो वेक्टर हैं, तो ये कह रहा है कि बुक में लिखा हुआ है कि दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। क्या ये बात सत्य है? आइए चेक करते हैं। मान लो कि ये दो वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये सर नो, इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। हम कहते हैं नहीं, इस वेक्टर को इधर कर दिए, लो प्लेन से बाहर हो गया, लेकिन प्लेन से बाहर नहीं हुआ है, ये अभी भी इस वाले प्लेन में है, देखो मेरे हाथ के प्लेन में है। हम कहते नहीं, इसको बाहर कर देते हैं, इधर कर दिए, तो अभी भी ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लाई कर रहा है, ये पूरा ऐसे ऊपर से प्लेन में, है ना। मतलब दो वेक्टर हमेशा ही क्या हो रहे हैं? हमेशा ही एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इस वेक्टर को हम ऐसा कर दें, ट्विंग, देख रहे हैं अच्छा खासा गैप है बीच में, ऐसे दिखाई दे रहा है, इसके बीच में गैप है ऐसे। अब बताइए, अब ये कौन से प्लेन में है? तो अगर आप देखेंगे, नीचे वाला तो इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन ऊपर वाला प्लेन से ऊपर उठ गया हुआ है। ये मान लो कि काला वाला इस प्लेन में है, मेरे हाथ के प्लेन में काला वाला है, तो ये वेक्टर ऊपर उठ गया, तो ये तो इस प्लेन पर कहाँ लाई कर रहा है? तो प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, राइट है। अच्छा, आप कहोगे नहीं सर, तब ऐसा प्लेन लो, काला वाला इस प्लेन में है, तो ऊपर वाला तो इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, प्लेन में कहाँ है? आ रहा है समझ में? ऐसे जो लाइन सेगमेंट होते हैं, ऐसे जो लाइंस होते हैं, उनको हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। इसका कंसेप्ट भी हम लोग इस वेक्टर और 3D में सीखने वाले हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो ना तो पैरेलल होते हैं, ठीक, और ना तो इंटरसेक्टिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए कि अगर ये हमारे वेक्टर फ्री वेक्टर हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं उसको जिसको कहीं भी स्पेस में पैरेलली शिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। तो अगर आप कोई वेक्टर यहाँ है तो उसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके रख के देखो, मालूम चलेगा क्या है ये? कोप्लेनर। तो अगर वेक्टर फ्री वेक्टर है, ठीक, तो कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। कोई अगर फ्री वेक्टर है तो दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर जो अभी प्लेन में नहीं है, इसको शिफ्ट करके प्लेन में ले जाया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और तब ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर कहलाएंगे, राइट। या फिर ये बोलना हमारे लिए काफी उचित होगा कि अगर कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर है, कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर, देखो तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये हमेशा क्या होंगे? प्लेन में। देखो प्लेन में बाहर भी निकाल दोगे फिर भी ये इस प्लेन में रहेगा, इसको आपने इधर कर दिया तो फिर ये इस प्लेन में रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर जो को इनिशियल हैं वो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, या फिर कोई भी दो वेक्टर जो फ्री कैटेगरी में आते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़? नोट बना के क्या इसमें लिख सकते हैं? देखिए, नोट बनाना गैर कानूनी है, बट आप कॉपी पे नोट बना सकते हैं, है ना। कहता है कि वैसा या फिर आप ऐसे लिखिए, कोई भी एनी टू को इनिशियल वेक्टर्स, कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर्स
हमेशा ही क्या होते हैं बबुआ, को प्लेनर होते हैं। मेरे साथ समस्या ये था ना, पहले मैं डबल एन लिखा करता था इसमें, है ना। चलिए, या फिर इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी स्टेटमेंट को दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़ कि क्या लिखें, कोई भी, अरे कोई तो हुआ नहीं, कोई भी दो फ्री वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, को प्लेनर होते हैं। समझ में आ रहा ना, फ्री रहेंगे तभी। अगर मान लीजिए दोनों लोकलाइज्ड वेक्टर है, इसके बारे में बातें होंगी, फ्री और लोकलाइज्ड क्या होता है भैया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर ये लोकलाइज्ड है मतलब वैसा वेक्टर इसको हम लोग घसका के बगल अगल में नहीं ले जा सकते हैं, इसको लोकलाइज्ड वेक्टर, वो किसी खासे लोकल में एक्ट होता है वो, तो तब ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं होगा। लेकिन अगर ये फ्री कैटेगरी का है तो उसको शिफ्ट करके बगल में ले जाके यहाँ रख सकते हैं, तब ये कोप्लेनर कहला सकते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी दो वेक्टर जो को इनिशियल हो पहले से, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तब तो वो हमेशा कोप्लेनर देख रहे ना, हर बार जब भी आप चेंज करो कोप्लेनर, ठीक। और या फिर फ्री है तो भी कोप्लेनर। आप इस वीडियो को नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जीरो वेक्टर। क्या कह रहा है, जीरो वेक्टर को ही हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर्स। कह रहा है वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और डायरेक्शन के बारे में कहा जाता है कि उसका डायरेक्शन नॉट डिफाइन हो, या मतलब कह सकते हैं आप डायरेक्शन की चर्चा उसमें नहीं की जाएंगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसका एक बेहतर उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम कहें आपसे कि आप यहाँ से इस पॉइंट तक गए, ठीक, और वापस इसी पॉइंट तक आ गए। हाँ, आपसे पूछते हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप फटाक से आंसर कीजिएगा जीरो। लेकिन ये आंसर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जीरो बता रहे हैं मतलब रियल नंबर बता रहे हैं। रियल नंबर मतलब क्या, स्केलर। तो वेक्टर बराबर आपने स्केलर लिख दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है ना। तो कह रहा है कि ऐसी ही चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग जीरो वेक्टर का इजाद किए हैं। हम कहते हैं कि बबुआ इसको जीरो मत बोलो, वेक्टर को बुरा लग जाएगा कि हमको स्केलर के बराबर कर दिया, तौहीन कर दिया मेरा, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जीरो के ऊपर एक लाइन लगा दोगे और इसको पढ़ेंगे हम लोग जीरो वेक्टर, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि भैया तुम यहाँ से ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आ गए, बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये बोलना हमेशा उचित होगा हमको जीरो वेक्टर। पूछेगा कितना हुआ, ऑफिस से घर गए, घर से ऑफिस आ गए, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे जीरो वेक्टर, ना कि सिर्फ जीरो। समझ में आया। तो जीरो वेक्टर क्यों है, जीरो वेक्टर हम लोग इसलिए इजाद किए हैं ताकि वेक्टर्स के इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सके, है ना। क्योंकि एक साइड ऐसा ना हो कि एक साइड वेक्टर रह जाए और इधर जीरो लिखे हैं तो इधर स्केलर आ जाए, तो वेक्टर और स्केलर के बराबर तो आप लिख नहीं पाइएगा, राइट। तो वेक्टर के इक्वेशंस को बैलेंस रखने के लिए एक हम बनाए हुए हैं क्या चीज़, जीरो वेक्टर। कभी भी जीरो के इक्वल करना हो वेक्टर्स को तो उसको इक्वल टू जीरो के ऊपर एक साइन लगा के लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं जीरो वेक्टर। आया समझ में। क्या कह रहा है कि वैसा वेक्टर, है ना, द वेक्टर्स, ओके, whose magnitude is zero is called what, zero vectors। आर न होगा भैया, अरे भाई साहब ये अंग्रेजी के चौंचले, आर कॉल्ड जीरो वेक्टर्स। ओके, कह रहा है इसके बारे में, जीरो वेक्टर के बारे में, कि द डायरेक्शन ऑफ, याद रखेंगे इस बात को, जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। समझ में, जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डिफाइंड नहीं किया गया है। और इसको क्यों यूज करते हैं, ओनली यूज्ड
टू बैलेंस LANC ना, बैलेंस, मेरा भी बैलेंस खराब हो गया, बैलेंस वेक्टर इक्वेशन व्हेन नीडेड। जरूरत पड़े वेक्टर इक्वेशन को मतलब बैलेंस करने का, तो जरूरत पड़े इसका तो ही हम लोग जीरो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, इसके बाद एक और, इससे हटके एक और वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। यूनिट वेक्टर, चलिए, कहता है कि यूनिट वेक्टर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ओके, 1 यूनिट हो, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। हिंदी में वैसा वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। समझा? चलिए, अब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, लेट वी हैव अ वेक्टर ए। आपके पास क्या है? एक वेक्टर है ए। तो आप बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब इसको लिखा जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो इतना है। अब बताइए हमको, हम लिख रहे हैं यहां पर, चूंकि मैग्नीट्यूड यदि ए है, देखिए मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, तो वेक्टर कौन सा है? तो वेक्टर है ये वाला। क्या कर रहा है? जब मैग्नीट्यूड ऐसा है तो वेक्टर कैसा है? तो ऐसा है। अच्छा, इसलिए अगर मैग्नीट्यूड 1 है तब वेक्टर की सूरत कैसी हो जाएगी? तो वेक्टर और ये वाला इसके नीचे। हो, बात समझ में आ गया सर, गजब समझाएं आप तो, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसकी सूरत इससे मिलेगी, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको तो क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यही तो वो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वही क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा लिखते हैं along a vector. This is what? यूनिट वेक्टर along a vector। समझ आ गया? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर एक ऐसा कैप हैट का साइन लगा के, एक ऊपर ऐसे हैट पर आ दिया, कैप लगा दिया, तो कैप साइन है, देखिए ये 5 कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, आप सुने होंगे फिजिक्स में, है ना, वो चीज़। तो यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा एक कैप लगा के। ए कैप कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और कहीं बी कैप लिखा है, मतलब क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। समझ में आया? और वो कैसे निकलेगा? मतलब कह सकते हैं ए वेक्टर बराबर क्या हो गया? तो ए वेक्टर डिवाइड बाई उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गया हमको कि भविष्य में जब भी कभी हमको यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलोंग निकालना होगा तो हम वेक्टरवा को उसके मैग्नीट्यूडवा से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, उससे क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब यूनिट वेक्टर के बारे में कहा जा रहा है ना, देखिए ध्यान से, कि यूनिट वेक्टर, लाल से नहीं लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट तिरछा मत लिखिए, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात बोला गया क्या, कि हमेशा वो किसको स्पेसिफाई करता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। देखिए कैसे करता है,
मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके पास है ए वेक्टर बराबर 5 किलोमीटर नॉर्थ, अरे हाँ 5 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ है। अच्छा एक बात बताइए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए कैप बराबर वेक्टर लीजिएगा और उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, राइट। तो जब इसको डिवाइड करिएगा, देखिए तो लिखिए जरा, 5 किलोमीटर आप लिखिएगा नॉर्थ, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलोमीटर, कटा दीजिए, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बचा क्या? यस, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सर, मतलब यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। हाँ समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, यहाँ इसमें लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जगह कम है थोड़ा सा। मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है, चलिए बी वेक्टर लिखते हैं, बी वेक्टर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर ईस्ट। तो आपसे पूछता है इसका वैल्यू बताओ, अरे ये तो आप मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये होगा 2 किलोमीटर। अच्छा, कोई पूछे बी कैप बताओ, अरे ये तो यूनिट वेक्टर है, मतलब हमसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है, वो क्या होगा, ईस्ट। एकदम साधारण। यूनिट वेक्टर समझ में आया क्या चीज, क्या चीज? पहला पॉइंट यूनिट वेक्टर के बारे में कि वैसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता होगा, 1 होता होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को? तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। कैसे? कि हम कह रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड इतना है तो वेक्टरवा का सूरत इससे मिल रहा है, अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो इसी वेक्टर का सूरत ऐसा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब यही क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर हो गया। सो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया क्या? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टरवा को उसके मैग्नीट्यूडवा से डिवाइड कर दिया जाता है भैया, जी। और डिवाइड करने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड कट जाएगा, डायरेक्शन बचा रह जाएगा। इसलिए हम यही बोल सकते हैं कि अच्छा, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला है लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर। देखिए क्या कह रहा है कि वैसा कोई भी वेक्टर जिसका प्रभाव है ना उसको पैरेलली शिफ्ट करने से बदलता है। याद रखिएगा, वेक्टर को शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता है, लेकिन वेक्टर को रोटेट कर दोगे आप ना तो इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर बदल जाता है। याद रखिएगा, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से अगल बगल कहीं भी शिफ्ट करो इस तरह से, डायरेक्शन उधर ही है, इधर खसका दी डायरेक्शन उधर ही है, नीचे खसका दी डायरेक्शन इधर ही है, ऊपर चला दी डायरेक्शन इधर ही है ना। मतलब डायरेक्शन अगर नहीं बदल रहे हो, सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो, तो वेक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि वैसा वेक्टर जिसको पैरेलल शिफ्ट करने से उसकी सेहत पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाएगा। वो जिस चीज पर एक्ट हो रहा है उसको उस पर दूसरा प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। यहां देखिए, चलिए मान लीजिए हमारे पास ये सीट है, दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर हमने इस डस्टर को रखा। ठीक, ध्यान देना, आप ये देख पा रहे होगे आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स इसके बीचों बीच अप्लाई कर रहा हूं डस्टर पर। ठीक, तो क्या होगा, ये डस्टर ऊपर जा रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन इसी वेक्टर को मैं थोड़ा बगल में शिफ्ट कर दूं और तब अप्लाई करूं तो ये रोटेट कर गया। दिखाई दिया? अगेन देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, अगर इसको मैं बीच से धक्का दे रहा हूं तो ये शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर थोड़ा सा बगल से धक्का दूं तो ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वेक्टर को बगल में शिफ्ट करने से वेक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस चीज पर एक्ट हो रहा है उसकी सेहत पर फर्क ला देगा वो, मतलब उसका प्रभाव बदल जाएगा। इसको पैरेलल शिफ्ट करने से इस वेक्टर का प्रभाव बदल जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ठीक, जो हमारा फोर्स होता है वो एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है लोकलाइज्ड वेक्टर का, राइट। तो वैसा वेक्टर दूसरा वेक्टर है एक वैसा वेक्टर जिसको पैरेलली शिफ्ट करने से उस वेक्टर का पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव भी ना बदले,
तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? फ्री वेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा फिजिक्स में, रियल वर्ल्ड में जो भी वेक्टर एक्ट हो रहे होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द वेक्टर आपके लोकलाइज्ड ही मिलेंगे, ओके। बट मैथमेटिक्स में हम लोग जितने वेक्टर का भी हम लोग बात करने वाले हैं वो सारा का सारा फ्री वेक्टर होगा। हम लोग किसी भी लोकलाइज्ड वेक्टर पे यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ओके। चलिए, सो डेफिनेशन समझ में आ गया है ना, क्या चीज़ कि वैसा वेक्टर है ना जिसका है ना प्रभाव बदल जाता है। हम ही नहीं कह रहे वेक्टर चेंज हो जाता है, हम बोले उसका प्रभाव, वो जो इंपैक्ट डाल रहा है वो इंपैक्ट बदल जाता है। वैसा वेक्टर जिसका प्रभाव बदल जाता है यदि उसे पैरेलल शिफ्ट किया जाए वेक्टर तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका प्रभाव बदल जाएगा, है ना। ये क्या लिख दिए? वैसा वेक्टर जिसका प्रभाव बदल जाता है यदि उसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो ऐसे वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। समझ में आया? क्या उदाहरण हो सकता है? ओ हाँ, टेढ़ा हो गया मेरा। फोर्स बेहतर एग्जाम्पल इसका हो सकता है। और फ्री वेक्टर मैंने क्या कह रहा है ना, वैसा वेक्टर राइट जिसका प्रभाव है ना पैरेलल शिफ्ट करने से नहीं बदलता हो। फटाफट लिखिए, टाइम समय ज़्यादा हो रहा है। क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर कहलाता है। समझ में? इसके अलावा एक और वेक्टर है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर कह रहा है कि वैसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल वेक्टर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर नॉर्थ एक वेक्टर है, ठीक है, तो 1/5 किलोमीटर नॉर्थ अगर कहीं लिख ले तो ये दोनों वेक्टर आपस में रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाएंगे। वैसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का उल्टा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल व्हाट वेक्टर्स। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर तक ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग और भी इससे कंसेप्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर और अलजेब्रा जो वेक्टर एडिशन है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जीआरसी के वीडियोस। धन्यवाद। और एक और बात, होमवर्क जरूर बना लीजिएगा, आर.डी. शर्मा का बुक उठाइएगा और जो आपका एक्सरसाइज है 23.1 उसको बना लीजिएगा। उसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, काफ़ी बेहतर हैं, सिखाने के लिए अच्छा है, उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।